रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल के अंदर घिरा हुआ है। एक तरफ दहशत गर्दी की वारदातें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। पिछले 72 घंटों में आज के वाक़यात मिलाकर पाकिस्तान के अंदर 15 दहशत गर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। बड़ा वाक़या कल BNP के जलसे के ऊपर दहशत गर्दों का हमला, 15 अफराद शहीद हुए। खुशकिस्मती से सरदार अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकज़ई बच गए क्योंकि वो उस वक्त जलसागाह से जा चुके थे। लेकिन अगर आप 72 घंटों की बिप्ता देखें तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 150 के करीब दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसके अंदर 109 के करीब वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए और बाकी वाक़यात बलूचिस्तान के अंदर। इस मामले पर भी बात करेंगे और अपने सहाफ़ी तज्ज़ियाकारों से पूछेंगे कि ये जो कल वाक़या हुआ है इससे आपको क्या नज़र आता है, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से दंदनाते फिरते हैं और हमले करते हैं। हम पंजाब के फ्लड्स की भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बिपता इस वक्त पंजाब बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। जो रेले खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की बुलंदियों से निकले थे अब मैदानी इलाकों में फैल गए हैं। साउथ ऑफ पंजाब जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है मरकज़ी पंजाब के साथ, उसके अंदर आपको एक तूफ़ानी कैफियत नज़र आती है। कौन सा शहर ऐसा है जो साउथ और मरकज़ी पंजाब के अंदर से गुजरते हुए रेलों से मुतासर न हुआ हो। सियालकोट की बात करें तो वो डूबा रहा। अब मुल्तान के अंदर से बहुत बड़े पैमाने पर एवैक्यूएशन है। कबीर वाला, हेड मोहम्मद वाला के इर्द गिर्द के इलाके, वज़ीराबाद, झंग, हाफजाबाद, कमालिया, खानेवाल, पीर महल, बूरेवाला, बहावल नगर, कसूर, पाकपतन, चिश्तियाँ, विहाड़ी, बहावलपुर, फालिया, शोरकोट, गर्ज़ के कोई शहर ऐसा नहीं बचा पंजाब का जो सैलाब से मुतासर ना हुआ हो। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और हम अज़मा बुखारी साहबा से बराह रास्त बात करते हुए पूछेंगे कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, क्या उन्होंने ये एंटिसिपेट किया कि इस किस्म की डिस्ट्रक्शन होगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब, हम अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे। मोहसिन अली हेड वाला मुल्तान पर मौजूद है और मलिक सज्जाद नुमाइंदा समर TV अलीपुर हेड पंजनद के ऊपर मौजूद है। इनसे हम बात का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, हम सिंध भी आपको लिए चलेंगे। पानी यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ से पंजनद और उसके बाद ऑनवर्ड सिंध। पानी अभी पहुँचा नहीं है और सिंध के अंदर आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर तूफ़ानी कैफियत नज़र आती है। आपको ठट्ठा के अंदर, आपको बेनज़ीराबाद के अंदर और बदीन के अंदर भी आपको एवैक्यूएशन होती हुई नज़र आती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोशिश करेंगे कि सिंध के वज़ीर आला हमसे बात कर पाएँ। अज़मा साहबा को खुश आमदीद कहते हुए हम अपने रिपोर्टर के पास चलते हैं। हमारे पास मलिक सज्जाद मौजूद हैं और मोहसिन अली साहब मौजूद हैं। हम बात करेंगे मोहसिन अली से, हेड मोहम्मद वाला मुल्तान में वो मौजूद है। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये बताइएगा कि इस वक्त कैफियत क्या है जहाँ पर आप खड़े हैं, पानी के रेले कैसे हैं? क्योंकि मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की इत्तलात आ रही हैं कि मुल्तान के गिरदोनवा के अंदर बहुत बुरी हालत है, जो रोड्स हैं वो बंद हैं, एक्सेस कटी हुई है, अंदरूनी हालात भी ख़राब हैं। आपके पास रिपोर्ट क्या है? जी सर, ऐसे ही है। दरिया चनाब के मकाम पर पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त में मौजूद मुल्तान के इलाके हेड मोहम्मद वाले के मकाम पर, जहाँ पे इस टाइम भी 4 लाख क्यूसिक से ज़ायद का जो रेल है वो यहाँ से गुजर रहा है। अगर हम कुछ दिन पहले की बात की जाए तो हम रिपोर्टिंग भी कर रहे थे कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान से मुल्तान में पानी की सतह उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कुछ जो बेड के इलाके थे वो ज़ेर आब आ गए थे, तब इंतज़ामिया हरकत में। अब तक इंतज़ामिया का यही कहना है कि हमने तकरीबन 130 से ज़ायद जो मौज़ूआत हैं मुल्तान के वो इफेक्ट हुए हैं इस सैलाब की वजह से, जिसमें से 5 लाख से ज़्यादा अफराद को हमने रेस्क्यू भी किया है। 5 लाख से ज़्यादा जो जानवर थे लोगों के, उनको भी यहाँ लेकर आए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो लोग वहाँ मुकीम थे वो काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि हमने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके मकानात बनाए थे, अपने जानवर लिए थे और पूरे साल का हमने राशन इकट्ठा किया हुआ था, वो सारा कुछ पानी में बह चुका है। जिनके छोटे घर थे, कच्चे घर थे, वो तो सारे पानी में डूब चुके हैं। तकरीबन वहाँ जो बेड के इलाके हैं वहाँ कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 फुट पानी पहुँच चुका है। और मज़ीद ये कहा जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों तक मज़ीद 1 से 1.5 लाख क्यूसेक का रेला है वो मुल्तान से ही गुजरेगा। अगर हम उसकी बस्तियों के हवाले से बात करें तो मुल्तान के सबसे ज़्यादा जो बस्ती इफेक्ट हो रही है वो जोंक वैंस है, अड्डा बंद बोसन है, बस्ती लंगरियाल है। तो इस तरह की बहुत सारी बस्तियाँ वहाँ लोग मुतासिर हो रहे हैं और लोग इंतजामिया ने उन तमाम लोगों को यहाँ पर जो फ्लड रिलीफ कैंप है यहाँ भी लेकर आए गए। यहाँ पे मोहसिन, अगर आप मुझे बता पाएँ नंबर्स के हवाले से, आपने बस्तियों के नाम तो बताया, ज़रा नंबर्स के हवाले से बताइएगा कि हम हज़ारों लोगों के मुतासर होने की बात कर रहे हैं, लाखों लोगों के मुतासर होने की बात कर रहे हैं, और साथ ये भी बताइएगा कि जो ज़री नुकसान है उसकी नौइयत क्या है?
130 मौज़ूआत थे जो मुल्तान के थे, उसमें तमाम पे चारा, सब्जियां और आम के बागात थे। अब आप ये देख लें कि जितने भी जानवर के चारे के थे वो सब कुछ डूब गया। सब्जियां थी मुल्तान में जो लगाई जाती हैं, जिसमें गोभी थी, अरबी थी, पालक थी, टमाटर, करेला, वो तमाम के तमाम जो सब्जियां थी वो पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि जो सब्जियों को रेट है वो महंगी भी हो जाएंगे। चारा जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा, यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। उनके जो जानवर जो लेकर आए थे यहाँ पर वो बिल्कुल अब बीमार होते जा रहे हैं। जबकि साथ साथ बाकी दूध के हवाले से अब जो गवाले हमारे घरों में दूध दे के जाते हैं वो काफ़ी परेशान है। पहले औसतन जो दूध की पैदावार थी वो एक जो गाय थी 5 से 7 किलो देती थी, अब वो कम होकर 1 किलो पे आ गई है। तो जो दूध वाले हैं वो काफ़ी परेशान है, भाई हम कैसे दूध आके घरों में सप्लाई करें, कैसे दूध वालों को सप्लाई करें। उनकी मुश्किलात अलग हैं। जो आम शहरी हैं, जो हमने सब्जियाँ खानी होती है, मुल्तान के जितने इलाके हैं, खाने वाला हो गया, कबीर वाला हो गया, आगे जितने इलाके हैं वो सब के सब डूब चुके हैं। वहाँ पर तमाम सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अभी भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। तो नुकसानात ही नुकसानात है। जो आम किसान है, जो जमा पूंजी लगा के अपनी ज़मीन तैयार की थी, वो परेशान बैठा हुआ है। आम के बागात हैं, जो छोटे पौधे थे आम के, वो ज़्यादा दिन पानी अगर खड़ा रह गया वहाँ पर तो वो आम के पौधे भी सूख जाएंगे। तो इस फ्लड से काफ़ी जो किसान हैं वो मुतासिर हो चुके हैं, परेशान है। ख़ास तौर पर जो किसान थे, मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वो अब हाथ पे हाथ रख के यहाँ पर बैठे हुए, 2 या 3 दिन उनकी जेब में पैसे थे वो तो उन्होंने गुजार दिए। अब वो परेशान है। वो 5 दिन से वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई काम काज उनके पास है नहीं। वो खेती बाड़ी करते थे, कुछ डेली की बुनियाद पर उनको पैसे मिलते थे। अब 5 दिन से एक मजदूर घर बैठ जाए तो कैसे घर का सर्कल चलेगा। ये मुआशरती नुकसान भी है, मुआशी नुकसान भी है, ज़राअत का नुकसान भी है, एम्प्लॉयमेंट का नुकसान भी है, लॉन्ग टर्म है। मोहसिन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको मलिक सजाद के पास जो अलीपुर हेड पंजनद पर मौजूद हैं, वो जगह जहाँ से 5 दरियाओं के पानी ने इकट्ठा होना है और ऑनवर्ड्स टू सिंध, वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी जी तलत साहब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड पंजन के मकाम पर। अगर मैं हेड पंजन के इस वक्त बहाव की बात करूँ तो 1,69,000 क्यूसेक का बहाव है इस वक्त हेड पंजन के मकाम पर। इस पानी से जो इसके साथ के मवाज़ात हैं, जिसमें अजमतपुर और बेट मुल्लावाली के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसमें दर्जनों एकड़ पर खड़ी कपास और जो तिल की फसल है वो ज़ेर आब आई है। और जो नशेबी इलाके के रिहायशी हैं वहाँ से नकल मकामी करके फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो गए हैं। अगर मैं पानी की बहाव की बात करूं तो अगले 2 दिन में एक बहुत बड़ा रेला हेड पंजन पे पहुंचने जा रहा है, जिसको 7 से 7.5 लाख कहा जा रहा है कि हेड पंजन से क्रॉस करेगा। अगर 7 लाख 7.5 लाख से ज़्यादा पानी यहां से क्रॉस करता है तो उसके लिए जो इंतज़ामिया है उन्होंने इंतज़ामात कर लिए हैं। हेड पंजन की कैपेसिटी है जो 8,50,000 क्यूसेक पानी गुजारने की है। अगर इससे पानी ज़्यादा आता है तो मडवाला की जो साथ बंद है उस पर ब्रिजिंग पॉइंट बना दिया गया है। हेड पंजन की पुल को बचाने के लिए जो मड वाला बंद है उसको तोड़ दिया जाएगा। अगर मैं पानी आने के बाद नुकसानात की बात करूं तो इसके आगे जो मक्खन बेला, बेट चन्ना, सीतपुर, दर्जनों मवाज़ात ऐसे हैं जो ज़ेर आब आने का खदशा है। वहाँ पर जो हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें हैं, जिसमें मक्की है, बाजरा है और ये कपास है, वो ज़ेर आब आ सकती हैं। और साथ के जो रिहायशी इलाके हैं वो भी ज़ेर आब आ सकते हैं। अगर मैं फ्लड रिलीफ कैंपों की बात करूं तो मकामी इंतज़ामिया की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर 5 फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। एक अलीपुर सिटी में सरकी के मकाम पर, एक मड वाला और एक बस्ती चंजन में भी बनाया गया है। वहाँ पर जो नशेबी इलाके के रिहायशी हैं उनको ला के बिठाया जा रहा है और उनके जो जानवर हैं उनको भी वहाँ पर बिठाया जा रहा है और मकामी इंतज़ामिया की जानिब से उनको खाना भी फराहम किया जा रहा है। अगर ऐलानात की बात करूँ तो नशेबी इलाकों में जो है ना, मकामी इंतज़ामिया की जानिब से ऐलानात भी कराए जा रहे हैं कि यहाँ के जो रिहायशी हैं वो महफूज मकामात पर पहुँच जाएँ, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रेला आने वाला है। उनको उनकी जान माल को शदीद खतरात लाक हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज़मा बुखारी साहबा के पास चलते हैं। लाहौर में वज़ीर इत्तलात और नशियात पंजाब, आज़मा साहबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम तलत साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। आज़मा साहबा, मैं अभी मलिक सजाद हमें अली हेडपुर से पंजनद से बात बता रहे थे कि ऐलानात किए जा रहे हैं। तो एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्केल है लोगों को निकालने का, कुछ आपके पास नंबर्स मौजूद हैं कि कितने लोग हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। क्या है? और साहब, जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी है तब जो है वो डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। आज की जो रिसेंट है
अभी तक जो है 3659 मुआवजा जात जो है वो इफेक्ट हुए हैं, और कोई 33,37,650 लोगों से ज्यादा आबादी जो है वो इन मुआवजा जात के मुतासर होने के उसमें जो है वो मुतासर हुई है। 12,24,769 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, और बाकी जो लोग हैं जो तमाम तर रिक्वेस्ट के, तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो जो है वो अपनी बलाई जगह जो है घरों की अगर वहां मौजूद हैं, या उनके घर के बाकी लोग निकल गए हैं, कोई एक एक फर्द घर के अंदर मौजूद है, तो उसको भी जो है वो हम मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मवेशी हैं जिनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है, वो 7,54,000 से ज्यादा मवेशी जो हैं उनको भी महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल किया है। तो ये वो तमाम एफर्ट्स हैं जहाँ जहाँ ये जा रहा है सैलाब, ज़ाहिर है वहाँ से इन मौजाजात की जो तादाद है उसमें इजाफा डेली के हिसाब से होता है। अभी एक और रेला जो है जो इंडिया की तरफ से भेजा गया है हमें 5.5 लाख क्यूसेक का, वो भी जाहिर है अपना सफर तय करता करता अब आगे बढ़ रहा है। सो इसलिए ये एक ऑन गोइंग टाइप का प्रोसेस लग रहा है। बारिशें खत्म नहीं हो रही, बारिशें अभी भी जो है वो जारी हैं पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में। आज सुबह तक भी जो है वो बहुत बारिश थी, सारी रात बारिश रही। सो ये कुछ इस किस्म के हालात हैं यहाँ। अजमत साहब, ये स्केल है, ज़ाहिर है इसने बहुत एक्सपेंड किया है। हम कभी सोच रहे थे कि 4 हमारे पास स्पेल आएंगे, अब 9वां स्पेल है और 10वां शुरू हो रहा है। हम कभी सोच रहे थे कि शायद 8 लाख क्यूसेक तक रेले हों, हमने रेले देखे हैं 14-14 लाख क्यूसेक के ऊपर जा रहे हैं। तो जो स्केल ऑफ चैलेंज है बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे वसाइल के हवाले से जानना चाहूँगा। असेसमेंट तो आप करेंगे जब पानी उतरेगा, कुछ असेसमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। क्या आपके पास इस डेवास्टेशन के बाद के हालात से निपटने के लिए वसाइल आपने पोजीशन किए हुए हैं, आप मरकज से राब्ते में हैं? ज़रा उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि पानी तो निकल जाना है लेकिन जो डेवास्टेशन की खबरें हम सुन रहे हैं वो बहुत बड़े स्केल पर है। जी बिल्कुल तलत साहब, अल्लाह करे पानी निकल जाए और मजीद पानी पीछे से ना आए, तो फिर तो यकीनन जो है असेसमेंट शीट्स जो हैं वो बड़ी आसानी से बनाई जा सकती हैं। लेकिन अभी वही सियालकोट, नारोवाल, ये सब रीजन जो है, गुजरात, अभी यहाँ से पानी निकला था। जो कल रात की सारी बारिश है उसके बाद भी फिर से पानी जमा हुआ, उसको फिर से निकाल दिया गया है। तो हम रोज एक जीरो से शुरू करते हैं। सो ये एक ऑन गोइंग टाइप का प्रोसेस है। हम बिल्कुल वफाकी हुकूमत के साथ इन टच हैं, लेकिन अभी तक पंजाब के अंदर जितने भी वसाइल मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये हुक्म है, वो तमाम वसाइल जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो मुख्तस हैं। और तमाम अभी जितनी इमदादी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो तमाम पंजाब ने अपने वसाइल से की हैं। और आगे भी जो एक जैसे आपने कहा कि जो डैमेजेस जो हुए हैं, वो शीट है जो उसका तखमीना है वो यकीनन बहुत ज्यादा है, और उसके ऊपर कुछ प्रिलिमिनरी जो है वो रिपोर्ट्स चीफ मिनिस्टर साहबा के पास जो है वो पहुंची हैं, और उसके ऊपर बेस करके वो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी जो पंजाब हुकूमत के अपने वसाइल से होगा। अच्छा, मैंने कुछ खबरें सुनी थी कि शायद ज़रूरत इस अमर की है, और कुछ आपकी पार्टी के अंदर बात हो रही थी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा वक्ती तौर पर अपने सेक्रेटेरिएट को रीलोकेट करें मुल्तान, क्योंकि अब साउथ ऑफ पंजाब जो है ना बहुत बड़ी तबाही का उसको सामना है। क्या ऐसे इम्कानात हैं या आपके ख्याल में लाहौर से वो मैनेज हो रहा है काम जो मुल्तान से भी हो सकता है? देखिए, इसमें कोई वो अगर जरूरत महसूस होगी तो वो कहीं पर भी जो है वो अपने आप को रिलोकेट करने के लिए तैयार हैं। और आज भी बाय द वे हम मुल्तान में ही थे और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज सारा दिन मुल्तान के अंदर गुजारा है, जिसके अंदर जो सैलाब की सूरत हाल है, जो पीछे से रैला आ रहा है, जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उस पर यकीनन उनको पूरी ब्रीफिंग भी मिली, फिर उन्होंने रिलीफ कैंप्स चेक किए। और आज जो एक नई चीज जो कल जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने 2-3 नई चीजें जो हुक्म दिए थे वो मैं जरूर आपके साथ तलत साहब शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज अब जो सबसे बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है वो है पानी अभी मौजूद है तब भी और उतरने के बाद भी। पेंडेमिक्स टाइप की जो सूरत हाल है, कुछ ऐसी बीमारियां जो पानी साथ लेके आता है और जिसमें स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, गायनी के बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारी खवातीन को जो गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। सो उसको भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो कल परसों हुक्म दिया था कमिश्नर्स को तमाम को कि जो एडिशनल अलाउंसेस अनाउंस करें और डॉक्टर्स
डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, इन सबको इन इलाकों के अंदर रिलोकेट करें। खास तौर पर ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद वहाँ होनी चाहिए। और आज जो है वो क्लिनिक्स ऑन बोट्स जो है वो उसका इजरा किया गया है। अब वो जो बोट्स रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल हो रही थी, उन्हीं बोट्स के अंदर जो है वो डॉक्टर हजरात, जो लोग अपने घरों से नहीं निकले हैं, उनको खुराक और कुक्ड फूड, ड्राइड राशन के साथ साथ डॉक्टर्स जो है उनको देखने के लिए जो है वो बोट्स के अंदर विजिट करेंगे। जो लाइफ स्टॉक का सारा डिपार्टमेंट है वो ऑन द टोज है कि उनके चारे के फोडर और जो उनका खास तौर पे पानी वानी जो है उसको मेक श्योर किया जाए। चीफ मिनिस्टर साहबा की बहुत कंसंट्रेशन है ऑन साफ पानी। उनका बार बार ये हुक्म है कि पानी जो है, साफ पानी खास तौर पर जो है वो इन तमाम लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए जो खाने के हवाले से भी ज्यादा एहतियात की जा रही है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ सियासत की गई कि जो है वो खाना हमें देने से रोक दिया गया। हालांकि सिर्फ इतनी गुजारिश की है कि जिले इंतजामिया को, फूड अथॉरिटी जो है वो सिर्फ खाना चेक कर ले कि ये खाना ठीक, खाना बासी ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेचारे पहले बहुत वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर हैं। तो ये तमाम जो है वो चीजें जा रही हैं, लेकिन ये तमाम चीजें जो है ये पंजाब गवर्नमेंट अपने वसाइल से करी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो स्प्रेज हैं वो शुरू कर दिए गए हैं पूरे पंजाब के अंदर। फ्यूमिगेशन हो, एंटी डेंगी हो, मलेरिया। ये बातें बहुत अच्छी हैं। अगर ये हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ 33 जी 33 जी बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन आप फ्यूमिगेशन तो तब करेंगे ना जब इलाके खाली होंगे। बहते पानी के अंदर से तो आप फ्यूमिगेशन नहीं कर सकते। आपके पास बोट्स कितनी होंगी? जो आपने फरमाया 33 लाख लोग जो है मुतासर हुए हैं, मेरे ख्याल में 1 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां तक बोट्स कैसे पहुंचेंगी और कितनी बोट्स चलाएंगे? हम उम्मीद ये करते हैं कि सारा कुछ हो। आपका नंबर 1 चैलेंज अगर आप इस वक्त हमें बताना चाहे ब्रीफली, वो क्या है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जहां जहां पानी निकलना शुरू हो गया है वहां पर जो फ्यूमिगेशन है वो शुरू कर दी गई है ऑलरेडी। और ये जो भी गुजारिशात मैंने आपसे की है, इसकी बाकायदा तौर पर जो वीडियोज हैं वो अब आजकल जमाना जो है वो कैमरे की आंख का है, और कैमरे की आंख कभी झूठ बोलती नहीं है। तो वो तमाम वीडियोस चीफ मिनिस्टर साहब अपने अकाउंट से खुद भी शेयर कर रही होती हैं, और उसको लोग तशहीर कह रहे हैं। अब अगर इसको तशहीर कहा जाए तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये जो है वो जहां से पानी निकला है वहां पे ये सब किया जा रहा है। और जहां पे लोग मौजूद हैं वहां पर उनको इन बीमारियों से, खासतौर पे स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज चीफ मिनिस्टर साहब ने जब मुल्तान के कुछ कैंप्स का दौरा किया तो वहां पे कुछ बच्चों के अंदर जो है वो स्किन डिजीज जो है वो देखी गई, जिसके ऊपर फौरी तौर पर उन्होंने खुद अपने सामने जो है वो उस बच्चे को चेकअप भी कराया। उसको जो है वो कहा कि इसको अगर कहीं हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत है उसको किया जाए। तो हम विजिलेंट हैं। हमारा चैलेंज इस वक्त जो हमारे सैलाब मुतासरीन बहन भाई हैं उनकी जिंदगियों को जो है वो सेफगार्ड करना है, ताकि ये अगर सैलाब से बच गए हैं तो इनको कम से कम जो सेहत की बुनियादी अच्छी सहूलियात हैं वो मिले। मोबाइल टॉयलेट्स और स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो शुरू किए हैं उन इलाकों के अंदर जहां पर टॉयलेट्स मौजूद नहीं थे, जहां पर मैं आपको सेकंड गेस नहीं आपने बिल्कुल आपको सेकंड गेस नहीं करता, ना ही मैं ये चाहता हूं कि हम इस वक्त किसी नॉन प्रोडक्टिव बहस में उलझे। लेकिन जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करती हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टॉयलेट्स, तो वो लगता यूं है कि जैसे तमाम लोगों की ज़रूरत को पूरा करेगा। इस वक्त तो अगर उनको बुनियादी टीके ही लग जाएं पेंडेमिक के अगेंस्ट और उनको बुनियादी खुराक ही मिल जाए, अगर उनको कुछ सहूलत मिल जाए तो वो भी काफ़ी होगी। एनीवेज, विल कीप आवर आइज ऑन दिस बॉल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अज़मा बुखारी साहब, उनके चैलेंजेस क्या हैं, स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है और आने वाले 48 घंटे के अंदर हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। हमारा प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, सैलाब की बिपता अब सिंध की तरफ रवादवा हैं। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बहुत मुतहर्रिक हैं। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो सैलाबी रेला है वो मुसीबत के पहाड़ खड़े कर सकता है। लेकिन हुकूमत वक्त का मानना है कि हम तैयारी में हैं। हमारे पास वज़ीर आला सिंध मौजूद हैं, मुराद अली शाह साहब। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलत साहब। आपका एंटिसिपेटेड सीएम साहब चैलेंज क्या है? क्योंकि अब आपको सब नजर आ रहा है कि पंजाब में तो बहुत सारी असम्पशंस जो क्रिएट की गई थी वो सही साबित नहीं हुई। फोरकास्टिंग जो है वो गैर मामूली तौर पर ऑफ ग्रिड थी। नेशनली हिंदुस्तान की तरफ से पानी आया, तो अब ये सारा रेला जो है ज़ाहिर सिंध की तरफ आना, तो आपका एंटिसिपेटेड चैलेंज क्या है? देखिए, ऑब्वियसली एक बड़ा सैलाब है और पंजाब में जो
उसने तबाही फैलाई है, उसमें हम इस वक्त पंजाब के लोगों, पंजाब की हुकूमत के साथ हैं। वी सिंपथाइज विद द पीपल जो इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज या हमारी सबसे बड़ी जो कोशिश होगी वो यही होगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात मीडिया पे, कि हमने हर हाल में लोगों की जान को बचाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली यही है कि लोगों की जान बचे, उनकी माल मवेशी बचाए जाएं। उसकी वजह से अगर जो इवैक्यूएशन करनी है हमने उस पर फोकस करना है। हमने अपने बराजिस को बचाना है। एंड थर्डली अपने जो प्रोटेक्टिव बंड्स हैं, इसलिए कि हमारे पास तकरीबन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रिवर इंडस इन द प्रोविंस ऑफ सिंध हमारे पास प्रोटेक्टिव बंड्स हैं। उनको इंश्योर करना है कि दरिया का पानी इन बंदों के दरमियान रहे और कोई लीक ना हो। 2010 का सैलाब जो तकरीबन 11.5 लाख क्यूसिक पानी गुड्डू बराज पे आया था, उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ब्रीच हो गया था जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ राइट बैंक को। उसके बाद अभी तकरीबन 15 साल गुजर गया उस बात को। उसके बाद एक बड़ा सैलाब तकरीबन 7.5 लाख क्यूसिक का 2015 में आई बिलीव आया था। खैरियत से वो पानी गुजर गया। इस साल भी हम आज से 10 दिन पहले 24 अगस्त को 5.5 लाख क्यूसिक का पानी जो गुड्डू बराज पे आया था, वो प्राइमरली क्या तकरीबन सारा ही इंडस, मेन इंडस का था, वो हम समंदर तक पहुंचाने में कामयाब हुए बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी मेजर इवैक्यूएशन के। ये जो पानी है ये थोड़ा फर्क इसलिए कि ये ईस्टर्न रिवर्स से आ रहा है। इंडस अभी तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पे है, थोड़ा उससे प्लस माइनस 10-15,000 क्यूसिक पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो बाकी चनाब, झेलम, सतलज और रावी का पानी आएगा हमारे पास, हमें देखना ये है कि क्या पीक्स सारी सिंक्रोनाइज होंगी। ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिला आएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो सिंक्रोनाइज पूरी तरीके से नहीं होंगे, यानी एक रेला गुजर जाएगा जब झेलम का और चनाब का, उसके एट इट्स हील्स रावी का पानी आएगा और फिर उसके बाद सतलज का पानी आएगा। तो दो जो हमें नंबर्स दिए गए हैं फ्रॉम एनडीएमए, वो कुछ दिनों पहले थे 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक, बीच में उससे भी ज्यादा की बात की गई थी। तो उसको नजर में रखते हुए तलत साहब, हम जो सुपर फ्लड की कंडीशन है दरिया में 9 लाख क्यूसेक, उसको हमने ट्रिगर कर दिया। हमारे पास एक बंद मैनुअल होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, वो बताते हैं कि क्या प्रिपरेशंस करनी है। तो हमने वो सुपर फ्लड की प्रिपरेशन की हुई है टू प्रोटेक्ट द बंड्स। हमने जो हमारी आबादी है कच्चे में, यानी दरिया के बंद के दरमियान, उसको आइडेंटिफाई ये हमने पहले से एक्सरसाइज की हुई है कि एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्लो हमने किस किस को इवैक्यूएट करना है। हर गांव का डेटा, हर गांव के पॉपुलेशन, उसमें मवेशी, वो डेटा। तो हम जब पंजनत पे पीक आ जाएगी, जो कि अभी तक नहीं आई है, एज अ स्पीक पंजनत इस वक्त सिर्फ 1,60,000 क्यूसेक से भी कम है। और हमें देखना है कि ये पीक कितनी आती है, और इसलिए वो पंजनत वाला पानी, उसके साथ जो तौसा से पानी आएगा मेन इंडस का, वो मिलके हमारे पास आएगा। पंजनत की जब पीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 तारीख को हो जाएगी। आज 3 तारीख है, जो हमें पहले भी बताया गया, और जिस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है वो पीक कल आ जानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास 2 दिन होते हैं फॉर अ फाइनल प्रिपरेशन। तो उसको देख के हम फिर मजीद इवैक्यूएशन का प्लान बनाएंगे। बाकी जहाँ तक बंद की सूरत हाल है और बराजिस की सूरत हाल है, वो तो हम सुपर फ्लड की तैयारी ऑलरेडी हमने की है। अच्छा मुराद साहब, ये फरमाइएगा, अभी मैं आज़मा बुखारी से बात कर रहा था तो उन्होंने जिक्र किया कि बहुत सारे इलाकों से लोग निकलने को तैयार नहीं हैं। फिर हमने उनको यही कहा कि आप ऊंची जगहों पर चले जाएं। 33 लाख लोग मुतासर हुए हैं, एवैक्यूएशंस के बावजूद लाखों लोग अभी फंसे हुए हैं। ये जो 2 दिन का है आपके पास रिएक्शन टाइम, ये लोगों को इतने बड़े पैमाने पर इवैक्यूएट करने के लिए काफ़ी है? लोग इवैक्यूएट हो जाएंगे, आपकी तैयारी तो है, लेकिन अगर कम्युनिटी ना निकलना चाहे तो फिर क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें इसमें तलत साहब। शी इज एब्सोल्युटली राइट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। नंबर 1, इतना तो हमें पता है ना कि कितना पानी तो आना ही आना है। तो हमने जो अपना प्लान बनाया हुआ है 5 से 7 लाख क्यूसेक
जो पानी अफेक्ट करेंगे उनको तो हमने ऑलरेडी निकालने के लिए कह दिया और हम उनको असिस्ट कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं। ठीक। अब हमने सिर्फ देखना है कि 7 लाख से ऊपर होगा तो फिर हमने एक बैंड बनाया हुआ है 700,000 to 900,000 क्यूसेक, उनको हमने जल्दी निकालना होगा। और फिर अगर एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा है तो वील हैव टू पुट इन अ लॉट मोर एफर्ट। अच्छा, इसमें जैसे पानी सैलाब का बढ़ता है तो कम से कम इट्स नॉट कि जी 5 से 7 लाख में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हमें निकालने होंगे, तो वो हम पहले उस पर काम चल रहा है, हम निकाल चुके होंगे। दूसरी बात ये कि कच्चे के जो लोग हैं ना, मेरा खुद ताल्लुक सेवन शरीफ से और मुझे भी इंडस रिवर पूरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके साथ साथ इंडस रिवर बहता है, वो एक बाउंड्री है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की और कच्चा लगता है पूरा उस पर। लोगों की साइकी आपको पता है, लोग कहते हैं जब हम 2010 का बड़ा सैलाब था, जो इससे पहले 76 का बहुत बड़ा सैलाब था और ये 2010 का दूसरे नंबर पे सैलाब था, तो जब मैं जाता था उधर तो लोग कहते थे कि 76 में भी हम इधर बैठे रहे थे, हम तो नहीं निकलेंगे, हम बैठे रहेंगे। और वो बैठे रहे एंड तक कच्चे के में। इवन जब मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 12 लाख क्यूसेक पानी था। तो ये हमें थोड़े से इश्यूज आते हैं, लोग निकलने के लिए तैयार नहीं होते, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। फिर हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, वो उनसे कहते हैं कि जी इनको तो हम फैसिलिटेट करें, आप इनको निकालें, ठीक है। जो नौजवान हैं वो घरों की हिफाजत या अपनी जगहों पे बैठे रहें। तो ये चैलेंज बिल्कुल आता है और ये चैलेंज पहली बार नहीं, सिंध में देखिए ईस्टर्न रिवर्स में पंजाब को जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, इट इज आफ्टर लॉन्ग डाइटिंग लास्ट इतना बड़ा पानी का रेला 88 में जो मुझे अच्छी पता चलता है आया है। 92 में भी आया था लेकिन वो मार्जिनल था, लेकिन आप सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। वैसे तो 2014 में भी ट्रिमू पे तकरीबन 5,90,000 क्यूसेक पानी पहुंचा था, पर उस वक्त रावी और सतलज में पानी नहीं था। सो दिस इज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कि तीनों ईस्टर्न रिवर्स जो है उसमें बहुत ज्यादा पानी है। सो ऑब्वियसली द चैलेंज इज ह्यूज। हम तो हर साल, हमारे पास तो सारे मिलके एक ही रिवर बन जाते हैं ना। जी बिल्कुल। तो हमें तो हर साल ऑन एवरी ईयर 5-6 लाख क्यूसेक तो हम अगर जब वेट ईयर्स होते हैं, खैर वैसे भी टाइम आए ड्राई जो आपके पास ड्राउट वाले होते हैं कि दरिया में 2-3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी पीक पे भी नहीं होता, तो हम 5-6 लाख 7 लाख ये तो हैंडल करते रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अपनी कोशिश हमारी पूरी है। मैंने जैसे ये शुरू हुआ था आज से 10 दिन पहले हमारे मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है। मैंने जो हमारे सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, उन जो दरिया के साथ साथ हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट जैसे मैंने बताया वो सुपर फ्लड की ट्रिगर हुआ है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और ये जो आजमाइशें हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। ऑब्वियसली यू कांट फाइट नेचर। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी फुल प्रूफ हमारे पास सारा इंतजाम है और कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन तैयारी हमने पूरी करनी है। आपका बहुत शुक्रिया जी। लेट्स होप पासेस विदाउट मेजर इश्यूज। मुराद अली शाह साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध, प्रोग्राम हमारा जारी है। अब हम आपको बलूचिस्तान के हालात से आगाह करना चाहेंगे और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं। इफ्तिखार फरदोस सहाफ़ी दी खुरासान डायरी, वो वेबसाइट जो मुसलसल रिपोर्ट कर रही है, डॉक्यूमेंट कर रही है कि दहशतगर्दी के वाक़यात कहाँ पर कितने हुए हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, उनको हेड करते हैं। उनसे हम पूछेंगे कि हालिया वाक़यात के पैटर्न को वो कैसे देखते हैं। नाज़रीन, कोयटा में BNP के जलसे पर हमला, 15 अफराद की शहादत की खबरें अभी तक कंफर्म हो चुकी हैं। जो वहाँ की मैनेजमेंट है, हमजा शफकात की आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने कहा जी कि हम जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे थे, मुंतज़मीन की ज़िद पर दी, लेकिन ये लहर है पूरी, ये एक वाक़या नहीं है। अब पिछले 72 घंटे में मैंने पहले आपको बताया कि 15 वाक़यात मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 40 के करीब अफराद इसके अंदर हलाक हुए हैं, दहशतगर्द भी मारे गए हैं। अगस्त के महीने में तकरीबन 150 के करीब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 100 से ज़्यादा वाक़यात हुए हैं, बाकी वाक़यात बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। इफ्तिखार फरदोस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दी खुरासान डायरी के हेड हैं। इफ्तिखार साहब शुक्रिया। पहले तो मैं आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा
क्योंकि आपकी वेबसाइट वाज द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट कम्प्रिहेंसिवली कि वाकया क्या हुआ। इस हमले को आप कैसे देखते हैं? मतलब अगर हम मोटिव्स की तरफ जाएं, क्योंकि एक पॉलिटिकल गैदरिंग है जिसके अंदर ऐसी बलोच और पश्तून लीडरशिप जो हुकूमत वक्त के आपको ख़िलाफ़ खड़े हुई नज़र आती है वो मौजूद है। ये मैसेज है, ये बड़ा हमला था जो 15 शहादतों पर मुंतज हुआ या क्या? तलत साहब, एक कंटिन्यूअस पैटर्न हम देख रहे हैं कि वो एलिमेंट्स जो सोसाइटी के अंदर डिसरप्शन जो है वो पैदा कर सकें, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ने उसकी जो है वो जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है और उनका पैटर्न बहुत क्लियर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन सारे अटैक्स में, चाहे वो जिस ग्रुप की तरफ से भी हो, तो कंटिन्यूअसली दो चीजों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। एक तो वो सोसाइटी का सेगमेंट जो ऑलरेडी किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से नाला है, और उसमें बहुत सारों के क्लेम्स भी नहीं आए। जो जिन अटैक्स का आपने जिक्र किया पिछले चंद महीनों के अंदर, उसमें बहुत सारों के क्लेम्स नहीं है जिसमें बहुत बड़े बड़े अटैक्स हैं। तो ऑब्वियसली जो एक नैरेटिव है इन एरियाज के अंदर, वो सारा का सारा मलबा जो है वो हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट पर जो है वो आ जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें इस पर्टिकुलर हमले को, तो दो जमातें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें दाइश जो है ऑब्वियसली एक बड़ा थ्रेट जो है वो तस्वर किया जाता है, उसके अंदर दो जमातों का जिक्र पर्टिकुलरली जो है आता है जिनको उन्होंने कंसिस्टेंटली टारगेट किया है। एक जमीयत उलेमा इस्लाम और दूसरा अब बीएनपी की तरफ जो नेशनलिस्ट जो है वो पार्टीज हैं। लेकिन इसका मकसद जो बहुत क्लियरली अलाइंड है, बलूचिस्तान के अंदर ऑब्वियसली सबको पता है कि पॉलिटिकली ऐसी डिवाइडेड लाइंस हैं जिनको जितना जो है वो खुरेदा जाए उतने उसके असरात जो है वो ज्यादा हैं। तो ये अख्तर मेंगल साहब पर तकरीबन कोई दूसरा अटैक है जो है वो जो सामने आया है, जिसको हम इस नजरिए से देखते हैं कि दोनों दाइश ने जो है वो क्लेम किए, तो उनका मकसद जो है बलूचिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली उन लाइंस को जो है ब्लर करना है जो स्टेट के साथ, और जो वहां पर कोई पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं या जोड़ तोड़ का अमल इस टाइम पे शुरू है, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सैबोटाज करना। अगस्त के महीने में अगर आप जाएं तो 150 के करीब तकरीबन हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, 40-45 के करीब हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आपको ऑपरेशन के बावजूद जो है वो 110 के करीब हमले नज़र आते हैं। ये बढ़ोतरी क्यों है? क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस है उस जंग के बाद के हालात का, जिसके अंदर हिंदुस्तान ने कहा था कि हम पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिस्टेबलाइज करेंगे, या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं अफगानिस्तान समेत जो इकट्ठे होकर अब पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, जिनका नतीजा इस किस्म की लहर की सूरत में हमें नज़र आता है? देखिए तलत साहब, अगर स्टैटिस्टिक्स तो एक नंबर हैं, तकरीबन जब हमने जुलाई के एंड पर जो है स्टैटिस्टिक्स जो है वो देखे 6 महीने के, तो उसमें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी डेथ्स जो हैं वो सिविल से तकरीबन 35% जो है वो ज्यादा है। यूजुअली अगर आपने जो टेररिज्म की पहली लेयर थी बिटवीन इन अर्ली 2000s, उसके अंदर बहुत क्लियर एक पैटर्न था कि सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो ज्यादा थी। अब हम देख रहे हैं कि आर्म फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, दोनों जो है वो अंडर टारगेट हैं। अब इसको आप इंटरप्रेट जो है वो मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। एक तो वो इंटरप्रिटेशन है जो आपने दी है, लेकिन अगर आप उसको जियोग्राफिकल लोकेशन से देखें तो 3 बड़े चंक्स नजर आते हैं और एक बड़ा इमर्जिंग पैटर्न नजर आता है। और मैं बहुत क्विकली इसको अगर समराइज करूं तो साउथ ऑफ केपी के अंदर जो प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो वाले ग्रुप्स हैं जो ट्रेडिशनली जो है टीडीपी या पाकिस्तानी तालिबान के अलायंस के नीचे आते हैं। लेकिन इसके बरअक्स बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा कि इन ग्रुप्स ने अब वहां पर भी जो है वो पादाश्त अपनी की और उन्होंने वहां पर बीएलए और बहुत सारी ऐसी जो सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं उनके साथ एक अलायंस बनाकर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको जो है वो कंसिस्टेंटली टारगेट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो तीसरा आंसर अब उभरता हुआ आ रहा है, जिसका आपने हिंट भी दिया, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और उसके ऊपर एक क्लियर पैटर्न नजर आता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो चतराल और गिलगित का एक्सेस है, क्योंकि जहां से सीपेक का रास्ता गुजर रहा है वहीं से ही प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। चतराल के अंदर अटैक्स का है एक सिलसिला क्रॉस बॉर्डर जो शुरू है, लेकिन गिलगित के अंदर इसका जाना और बिल्कुल सीपेक का जो एक कंप्लीट नक्शा है जिसके अंदर 3 एजेंडा आइटम्स थे पाकिस्तान की तरफ से। एक तो ML1 जो हाईवे बनेगी,
और दूसरा जो है वो कराकोरम हाईवे की एक्सटेंशन। तो उन एग्जैक्ट एरियाज पर उन ग्रुप्स का जाना मेरे ख्याल में एक जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में एक खिते के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो प्रॉक्सीज के जरिए स्टर करके जो है सारे एरिया को डिस्टेबलाइज जो है वो कर रहे हैं। इफ्तिखार, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात मखदूश हैं, आसमानी आफात भी हैं और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनकी साजिश भी है। निपटना तो बहरहाल हमें इनसे है, लेकिन इनसे आंख नहीं हटानी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।